So I would like to tell you, ट्रांजेक्शन मीन्स कि जब भी हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो हम ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं. वी आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, राइट? इस इंटरेक्शन प्रोसेस में क्या होता है? इन दिस इंटरेक्शन प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू, या फिर आई एम डिस्कसिंग समथिंग विद ऑल ऑफ यू. So here I am transacting with 4 or 5 people, right? For example, here Mr. Sumant, and here are some of the students like Swati, Srishti, Neha, and Aarti. So basically we are transacting with each other. हम लोग एक दूसरे से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं. किस चीज का ट्रांजेक्शन? ट्रांजेक्शन ऑफ थॉट्स, आइडियाज और नॉलेज और इंफॉर्मेशन, राइट? सो इसी तरीके से पूरी लाइफ हम ट्रांजेक्शन करते हैं, और वो ट्रांजेक्शन जो भी हमारे बिहेवियरल ट्रांजेक्शन है उसकी बात हो रही है यहाँ पे. वैसे ट्रांजेक्शन जो वर्ड है ये बेसिकली आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, मनी चैप्टर में, कि हम लोग क्या करते हैं जब भी कोई चीज परचेज करते हैं तो एक बायर क्या करता है, एक कुछ रुपए अपना किसी शॉपकीपर को देता है और उसके बदले में वो उससे कुछ ना कुछ वस्तु प्राप्त करता है, राइट? सो वहां भी हमने ट्रांजेक्शन देखा था, और ट्रांजेक्शन हमने कम्युनिकेशन चैप्टर में भी पढ़ा था. अब यहाँ भी हम बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ रहे हैं. यहाँ पे ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होगा? यहाँ पे ट्रांजेक्शन का मतलब होगा कि जो भी हम आपस में आइडियाज एंड थॉट्स का ट्रांजेक्शन करते हैं, दैट इज ट्रांजेक्शन. तो इसके लिए सबसे पहले एरिक बर्ने के कॉन्सेप्ट से ही, जो आपका पहला इसका एक सब पार्ट है जिसको बोलते हैं जोहरी विंडो. जोहरी विंडो ये पढ़ेंगे, ठीक है? इसकी बात करेंगे कि ये क्या है बेसिकली. अच्छा, 1 मिनट में ट्रांजेक्शन में अभी अपनी बात पूरी कर लूं. तो ट्रांजेक्शन एनालिसिस की मैं बात कर रहा था. यहाँ पे अभी 2-4 बातें मैं और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, उसके बाद फिर मैं जोहरी विंडो पे आऊंगा. सो ये जो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस है ये बेसिकली क्या है कि जब हम आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं तो दैट ट्रांजेक्शन कुड बी कॉम्प्लीमेंट्री और नॉन कॉम्प्लीमेंट्री. जब हम आपस में बातें कर रहे होते हैं तो हम, हो सकता है कि हम एक ही स्टेट में बातें कर रहे हो. जिस स्टेट में आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो और मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन. सो द ट्रांजेक्शन मे बी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन, complementary transaction, and it may be non-complementary transaction. कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन कब होता है और नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन कब होता है? ध्यान से सुनना. अगर मान लो फैमिली में कोई क्रिटिकल इश्यू आता है तो वहां पे जो आपके फादर होते हैं वो एक पेरेंट का रोल अदा कर रहे होते हैं, और आपसे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तो वो आपसे एडल्ट स्टेट में बात करते हैं. कभी कभी 3 स्टेट्स होते हैं, पेरेंट स्टेट, एडल्ट स्टेट और चाइल्ड स्टेट. मैं इसकी बात भी करूंगा अभी आगे नीचे चल के. फिलहाल एक एग्जांपल समझते हैं. तो अगर आपके पेरेंट्स आपसे, पैक मींस एडल्ट एंड चाइल्ड, इसी तरीके से हर एक इंसान के अंदर ये 3 स्टेट पाया जाता है, पेरेंट स्टेट, एडल्ट स्टेट एंड चाइल्ड स्टेट. सो योर फादर इज ट्रांजेक्टिंग इन दिस पर्टिकुलर मैटर ऑन अ पेरेंट स्टेट, एंड ही इज एक्सपेक्टिंग कि आप भी जो जवाब है वो चाइल्ड स्टेट में दोगे. फॉर एग्जाम्पल, आपकी शादी की बात है. सपोज आप अपने मन से शादी करना चाहते हो और आपके पेरेंट्स आपको एक पेरेंटिंग वे में समझा रहे हैं कि बेटा मैं जहां कह रहा हूं आप वहां शादी करो, राइट? अब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो पेरेंट एंड चाइल्ड स्टेट के बीच में हो रहा है. सो ट्रांजेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री विच ईच अदर. अब नॉन कॉम्प्लीमेंट्री कहां होगा? जहां पे कम्युनिकेशन में क्या हो जाए, कम्युनिकेशन में कुछ बैरियर्स आ जाए या फिर कुछ कंफ्लिक्ट वर्ड मैं इस्तेमाल करूंगा, PAC. यहाँ किसी के फादर है, इनके 3 स्टेट पाए जाते हैं, PAC. हर एक इंसान के अंदर ये तीनों स्टेट होते हैं. और यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल है, मिस एक्स, इनकी शादी की बात चल रही है, PAC, राइट? सो अब इनके पेरेंट्स ने कहा, एडल्ट स्टेट में बात किया कि बेटा आप जो है, या फिर आपसे चाइल्ड स्टेट में बात कर रहे हैं कि बेटा आपको शादी वही करना है जहां मैं कह रहा हूं. और आपने क्या किया, एक तरीके से आपने बोला कि नहीं पापा,
कि मैं तो शादी जो है ना वहीं करूंगी जहां मेरा मन है, ऐसा कुछ। तो यानी आप उनकी बात को काट रहे हो, यू आर कन्फ्लिक्टिंग विद योर फादर। तो यहाँ पे कन्फ्रंटेशन हो रहा है। तो इस तरह के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन होते हैं। तो इसकी बात हम नीचे चलकर करेंगे, ट्रांजेक्शन एनालिसिस के ये सब पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले मैं जोहरी विंडो की बात करूंगा। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, अगर आपके लिए नया हो तो थोड़ा बोरिंग लग सकता है, बस थोड़ा सा ध्यान से पेशेंटली सुनना, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। सबसे पहले ये जोहरी विंडो टॉपिक दिया किसने था? इट इज गिवन बाय जोसेफ लुफ्ट प्लस हैरी इंगम, इनका नाम था हैरी इंगम। तो ये जो जोहरी विंडो बेसिकली ये दो लोगों ने मिलकर फाइंड आउट किया था। तो इन दोनों नामों का संयोग है एक तरीके से, इन दोनों नामों को मिलकर ये टॉपिक, इसका नाम दिया गया जोहरी। और विंडो ऐसे इन्होंने कहा था कि भाई इस पूरे टॉपिक का नाम हो गया था जोहरी विंडो। अब हम देखते हैं इसमें होता क्या है बेसिकली। जोहरी विंडो में बेसिकली क्या होता है, हम सब के अंदर इंफॉर्मेशन, कितनी बार हम खुद के प्रति अवेयर होते हैं, कितनी बार हम खुद के प्रति अवेयर नहीं होते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, एक मिनट ध्यान से सुनना। फिर मैं आप सबसे आपकी पर्सनल चीजें भी पूछूंगा थोड़ा सा, अगर आप बताने में कंफर्टेबल होगे तो। मैं फिलहाल एक चार्ट बनाने जा रहा हूं आपके सामने, ये चार्ट ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहां पे मैंने इसको 4 क्वाड्रेंट्स में बांट दिया, और इसके ऊपर, सबसे ऊपर कुछ मुझे इंफॉर्मेशन और लिखना है, इधर ऊपर भी, और कुछ इंफॉर्मेशन इधर भी लिखना है। लेकिन ये इस ध्यान से देखना। अब यहां पे हमने लिखा इंफॉर्मेशन नॉन टू सेल्फ, और यहां पे क्या लिखोगे, इस साइड लिखो, राइट साइड में इंफॉर्मेशन नॉट नॉन टू सेल्फ, इंफॉर्मेशन नॉट नॉन टू सेल्फ, ठीक है। ये तो था आपका सबसे टॉप पे लिखना है, और इधर लिखना है आपको इंफॉर्मेशन नॉन, यहाँ पे इसके सामने क्या लिखना है, इसके सामने लिखना है इंफॉर्मेशन नॉन टू अदर्स, और इसके नीचे लिखना है इंफॉर्मेशन नॉट नॉन टू अदर्स, इंफॉर्मेशन इसके सामने, ये थर्ड क्वाड्रेंट के सामने इंफॉर्मेशन नॉट नॉन टू अदर्स। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा मुझे 1 मिनट आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। नॉट नॉन टू अदर्स, ठीक है। अब ये जो पहला क्वाड्रेंट है, इसको मान लो मैंने दे दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थोड़ा मैथमेटिकली अब इसको समझे तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सबसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, दिस इज द ओपन सेल्फ, ओपन एरिया, जिसको हम पब्लिक एरिया भी बोलते हैं, पब्लिक एरिया। सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसमें क्या है, ये ब्लाइंड सेल्फ है, ब्लाइंड सेल्फ का मतलब क्या हुआ, ब्लाइंड सेल्फ का मतलब हो गया ब्लाइंड एरिया। अब एक एक करके चारों की बात करेंगे। ब्लाइंड एरिया, जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसको क्या बोलेंगे, हिडन सेल्फ, एंड इसको प्राइवेट एरिया भी बोलते हैं, प्राइवेट एरिया। एंड जो फोर्थ है वो है आपका अननोन सेल्फ, इसको क्या बोलते हैं, इसको डार्क एरिया बोलते हैं, डार्क एरिया। अब ध्यान से देखना, अब इसको आप जब थोड़ा दोनों को अगर आप ऊपर, यानी कि आप इसको वर्टिकली भी देखो और हॉरिजॉन्टली भी, यानी आप इसको ऐसे भी देखो और इसको ऐसे भी देखो, आपको पूरा एक एक चीज समझ में आएगा। मैं एक सेकेंड पेन चेंज कर लूं। सो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे यहाँ इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन नॉन टू सेल्फ, जो हमें खुद के बारे में हमें पता होता है, एंड इंफॉर्मेशन नॉन टू अदर्स,
और जो लोग हमारे बारे में भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग जो कि आसानी से सोशल हो जाते हैं, लोगों से घुल मिल जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो जल्दी घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, वो अपनी चीजें अपने हद तक रिजर्व रखते हैं। सो अब अगर हमें अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता है कि हाँ यार हम ऐसे हैं, तो वो हमारे लिए ओपन सेल्फ है, बिकॉज इंफॉर्मेशन नोन टू सेल्फ, हम अपने सेल्फ के बारे में जानते हैं। एंड जो बातें हम अपने बारे में जानते हैं, आम लोगों को भी वही बात पता है कि हाँ भाई ये पर्सन जो है ये थोड़ा रिजर्व पर्सन है, ये इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन है। इंट्रोवर्ट मीन्स ये ज्यादा सोशल जल्दी नहीं होता, राइट। तो जो बात हमें अपने बारे में पता है वही बातें लोग हमारे बारे में जानते हैं, राइट। इंफॉर्मेशन नोन टू अदर्स, ठीक है। अब इसको देखना है इधर सेकेंड क्वाड्रेंट को, इंफॉर्मेशन नॉट नॉन टू सेल्फ। कितनी बार हमें खुद के बारे में ही कुछ चीजें पता नहीं होती, नॉट नॉन टू सेल्फ। बट कुछ लोग जो हमारे जो पीयर्स होते हैं, जो हमारे कुछ अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, कॉलीग्स होते हैं, उन्हें हमारे बारे में कुछ टैलेंट क्या पता, हमारे बारे में कुछ हिडन सेल्फ पता हो, कुछ ब्लाइंड सेल्फ। तो इसको बोलते हैं बेसिकली, जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लाइंड सेल्फ। ब्लाइंड सेल्फ मींस कि आपको खुद की कोई खास क्वालिटी या कुछ खास आपके पास ट्रेट्स है जो आपको खुद नहीं पता, लेकिन आपके फ्रेंड्स को या आपकी फैमिली को या आपके पापा को या मम्मी को आपके बारे में पता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कितनी बार अपने शौक के लिए गाना गा लेते हो, तो आप जब गुनगुनाते हो तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आपको नहीं पता कि आपका गला बहुत साफ है या फिर आपकी आवाज में बहुत मिठास है, लेकिन आपके दोस्त बार बार आपसे कहते हैं, आपके पापा मम्मी कहते हैं कि बेटा तू गाती बहुत अच्छा है, बेटा तू गाता बहुत अच्छा है। मीन्स कि एक ब्लाइंड सेल्फ है जो आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, कितनी बार अपने मन को बहलाने के लिए गाते हो, बट आपको नहीं पता कि इसमें आपका प्रोफेशन भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है बहुत अच्छी डायरीज लिखते हो, और आपको एक दिन क्या हुआ, आपके फ्रेंड ने आपकी डायरी पढ़ ली और उसने बोला यार तुम तो बहुत अच्छा स्टोरी लिख लेते हो, तुम तो बहुत अच्छा स्टोरी लिख लेते हो। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम अपने बारे में कुछ खास एरिया को नहीं जानते हैं अपने बारे में, बट पीपल आर नोइंग अबाउट अस, इंफॉर्मेशन नॉन टू अदर्स। ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको ब्लाइंड सेल्फ बोलते हैं। थर्ड पे आ जाइए, हिडन सेल्फ। हिडन सेल्फ क्या है, यहां से देखो ऊपर से, इंफॉर्मेशन नॉट नॉन टू सेल्फ। अगर इसको आप ऐसे देखोगे ऊपर से नीचे की तरफ, और फिर इसको ऐसे देखो, मीन्स हॉरिजॉन्टली भी देखना है और वर्टिकली भी। तो इधर क्या है, इधर इधर जो है आपका लेफ्ट साइड में, जब हम इसको वर्टिकली देख रहे हैं तो इंफॉर्मेशन नॉट नॉन टू अदर्स, और ऊपर से देख रहे हैं तो इंफॉर्मेशन नॉन टू सेल्फ। यानी हमें अपने बारे में तो पता है, लेकिन दुनिया को हमारे बारे में कुछ बातें नहीं पता है। तो ये ऐसी बातें होती है, कुछ बातें जो हम प्राइवेट रखते हैं, जो हम दुनिया को बताना नहीं चाहते, हिडन सेल्फ। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो खुद में ही, खुद के बारे में तो जानता है कि मेरे अंदर ये कमियां, ये खूबियां हैं। तो कितनी बार हम खूबियां तो बता भी देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कमियां होती हैं जो हम नहीं बताते हैं। तो हम खुद के बारे में जानते हैं, ये एनालिसिस हमारे खुद के बारे में है। तो यहाँ पे है, अगर हम इसको वर्टिकली देखें तो यहाँ क्या है कि हम अपने बारे में, सेल्फ के बारे में तो जान रहे हैं, बट पीपल आर नॉट नोइंग अबाउट आवर वीकनेस, या जो भी आपके बारे में है। यानी अदर्स आपके बारे में नहीं जानते हैं, अदर्स डोंट नो कि ये जो एरिया है, ये जो खास बात है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं, या आलसी तो छोड़ो, आलसी वाली फीचर्स तो कुछ लोग बता भी देते हैं। कितनी बार क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे माइंड में कुछ अगर आए तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, कितनी बार हमारी कुछ, जैसे मान लो कि किसी को ना कोई पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसके पेरेंट्स उससे बहुत उम्मीदें कर रहे हैं कि जो मेरा बच्चा है वो आईएएस ऑफिसर बनेगा, या ऐसे करेगा वैसे करेगा, और उसको पता है कि मैं 4-5 घंटे से ज्यादा पढ़ नहीं पाता है। तो इसका मतलब है कि 1-2 साल तो वो झूठ बोल सकता है अपने पेरेंट्स से, बट वो फिर वो उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है, कुछ जो फीचर्स हैं, वैसे ये भी अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा। प्राइवेट एरिया में कुछ ऐसी प्राइवेट बातें होती हैं जो हम किसी से बताना नहीं चाहते हैं। तो इसमें आप खुद सोच लो अपने अपने लाइफ के कुछ ऐसे एग्जांपल्स कि आप अपने बारे में तो जानते हो, लेकिन कोई और आपके बारे में इस बात को नहीं जानता, क्योंकि आपने किसी से शेयर ही नहीं कर रखा है, अपने खास दोस्त से भी नहीं बता रखा है। तो वो आपका हिडन सेल्फ होता है, इसको आप प्राइवेट एरिया भी बोल सकते हो। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तो ये डार्क एरिया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जब ना हम अपने बारे में जानते हैं, अगर आप इसको वर्टिकली देखो, नॉट नॉन टू सेल्फ,
सेल्फ को भी नहीं पता है, एंड नॉट नोन बाय अदर्स। अगर आप इसको ऐसे देखो, नॉट नोन बाय अदर्स, अदर्स को भी नहीं पता है, तो इसको बोलते हैं डार्क एरिया, यानी ये एरिया भी अनआइडेंटिफाइड है। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मुझे इसके बारे में आता है, जैसे मेरे फादर हमेशा मेरे लिए कहते हैं कि तुम, कभी कभी मैं बोलता हूँ कि अगर मैं एक पर्टिकुलर जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे ज्यादा सफलता नहीं मिली, क्योंकि अभी तो हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे पढ़ाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर इग्नू में जहाँ पढ़ाते हैं, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम काम करते हैं, परमानेंट तो है नहीं हम लोग। तो मैं कभी कभी बोलता हूँ कि अगर मुझे इस फील्ड में कामयाबी नहीं मिला, अगर मुझे परमानेंट जॉब नहीं मिली टीचिंग की, कॉलेज लेक्चरर की, तो फिर मैं अपना बिजनेस करूंगा। तो मेरे फादर बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा बिजनेस, तुम तो बहुत ही, तुम्हारा बिहेवियर बहुत पोलाइट है, तुम जो है लोगों से बहुत स्ट्रिक्टली डील नहीं कर पाते, और बिजनेस करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, झूठ बोलने पड़ते हैं, तुम झूठ नहीं बोल पाते, ऐसी ऐसी बातें मेरे फादर मेरे बारे में कहते हैं। तो देखो, अब मेरे फादर या मेरे दोस्तों को भी ये एरिया नहीं पता, और मुझे कभी कभी लगता है कि शायद मैं कर सकता हूँ बिजनेस, लेकिन मुझे पता है बहुत टेढ़ी खीर है मतलब बिजनेस करना। बट मुझे भी, मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक अननोन सेल्फ है, जो ना मुझे खुद पता है और ना ही दुनिया वालों को पता है, अपने पेरेंट्स को पता है या अपने खास दोस्तों को पता है। तो ये चार जो विंडो है, इसको बोलते हैं जौहरी विंडो। ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग दिया था इन्होंने। तो मैं आप सबके सामने इसको मैं एक एक करके बताऊंगा, और इसमें जो भी आपको डाउट हो, डाउट में एंड में आप सब तक डाउट दूंगा, ठीक है। तो एक बार ये चारों के बारे में मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा छोटा मोटा नोट्स बना लो। पहला जो होता है वो आपका होता है ओपन सेल्फ, फर्स्ट क्वाड्रेंट ओपन सेल्फ। ओपन सेल्फ क्या होता है, जैसे एक मैं थोड़ा इसको थोड़ा फनी वे में बताना चाह रहा हूँ। मैं तो खुली किताब की तरह हूँ, कितनी बार बोलते हैं ना कि मैं तो ओपन बुक की तरह हूँ, आई एम लाइक ओपन बुक। मीन्स कि ऐसा एरिया जहां हम अपने बारे में जो जानते हैं वही दूसरे भी हमारे बारे में जानते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट क्या है हमारा, ब्लाइंड सेल्फ। ब्लाइंड सेल्फ एक ऐसा सेल्फ है जहां पे हम अपने बारे में, सेल्फ के बारे में नहीं जानते, बट अदर्स हमारे बारे में जानते हैं कि भाई तेरे अंदर ये ट्रेट्स हैं, आपके अंदर ये ट्रेट्स हैं, ये खासियत है, और आप इस पे काम करो तो आप कुछ अच्छा कर सकते हो। जबकि इसमें क्या था, इसमें था सेल्फ एंड अदर्स, ये दोनों पे टिक लगा लो। मीन्स जो हम अपने बारे में जानते हैं वही हमारे बारे में दूसरे लोग भी जानते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाइए। जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो हिडन सेल्फ है, या इसको प्राइवेट एरिया भी बोलते हैं, हिडन सेल्फ। यहाँ पे क्या होता है, हम अपने बारे में तो कुछ कमियां या कुछ खूबियां हम जान रहे होते हैं, बट अदर्स डोंट नो अबाउट अस, बिकॉज हमने लोगों को बताया ही नहीं होता है। हम कुछ चीजें प्राइवेट रखना चाहते हैं, और हर एक की लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं। तो आप सब लोग शायद कुछ इन सब बातों को अपने से खुद काफी हद तक रिलेट भी कर पा रहे होंगे, ठीक है। और चौथा होता है अननोन सेल्फ या डार्क एरिया। अननोन सेल्फ, इसमें ना हम अपने बारे में अच्छी तरह से जान पा रहे होते हैं कि ये चीज हम कर पाएंगे या नहीं, या फिर ये मेरे अंदर खासियत है या नहीं। तो अभी ये अनआइडेंटिफाइड, इसको बोलते हैं अनआइडेंटिफाइड एरिया, ऐसा एरिया जो हमें खुद अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। एंड अदर्स, जैसे मैंने अपना एग्जांपल देके बताया, बिजनेस वाला एग्जांपल, कि आई डोंट नो वेदर आई एम कैपेबल इनफ टू डू अ बिजनेस और नॉट। एक संदीप महेश्वरी को मैं बहुत सुनता हूँ, तो उन्होंने कहा कि जो बिजनेस है ना वो इश्क की तरह होता है। इश्क मतलब प्यार की तरह होता है, वो पता नहीं चलता लेकिन वो बस हो जाता है। तो कितनी बार इंसान वो पता नहीं होता कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन कितनी बार वो कर बैठता है। तो मे बी आई डोंट नो उनकी ये बिजनेस की फिलॉसफी है, बट बिजनेस में बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है, बहुत सारे लॉसेज अगर करने पड़ते हैं। तो जो सेफ्टी ढूंढता है, जो बहुत ज्यादा सेफ लाइफ में रहना चाहता है, उसके लिए तो खैर बिजनेस नहीं है। वो तो बस कहने को उन्होंने कह दिया था कि ये लव की तरह है कि बस हो जाता है। बट सो ये क्या है, ये कितनी बार अब आप लोगों से मैं पूछूं, अभी जो भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कि भाई आप लोगों से बिजनेस हो पाया कि नहीं, तो शायद आप कुछ लोग शायद इन जितने भी लोग उनमें से एक दो कॉन्फिडेंटली बोल पाए कि हाँ सर मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। बाकी लोगों को पता भी नहीं होगा। लेकिन जिनको नहीं पता वो उनके लिए ये तो नहीं है कि सर मैं कर ही नहीं सकती बिजनेस या कर ही नहीं सकता, क्या पता आप कर जाओ। एंड अदर्स मतलब दुनिया भी आपके बारे में इस एरिया के इस फीचर्स को, इस खासियत को नहीं जानती है। तो ये था आपका जौहरी विंडो, जो कि किसने दिया था, इट इज गिवन बाय, इनके नाम पे ये कॉन्सेप्ट रखा गया है, इट इज गिवन बाय जोसेफ लुफ्ट
एंड हैरी इंगम। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा, मैं हाफ नाम ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ से हैरी और जो, तो जो प्लस हैरी, तो इसका नाम रखा गया था जोहरी। जोहरी विंडो। विंडो में से एक विंडो की तरह है, एक इंसान की कुछ ट्रेड्स, कुछ चीजें हैं। एक विंडो की तरह इंसान होता है, कुछ चीजें वो बताता है, कुछ चीजें नहीं बताता है। इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, वो चारों क्वाड्रेंट मैंने आपको समझा दिया। होते नहीं मतलब इन्होंने बताया कि 4 क्वाड्रेंट हो सकते हैं, और उन्होंने अपनी जो थ्योरी, जो फिलोसफी बताई, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लास्ट में मैं डाउट ले लूंगा, डोंट वरी। आज का पहला कॉन्सेप्ट खत्म। दूसरा आते हैं हम। दूसरा जो टॉपिक है आज का वो है ईगो स्टेट। ईगो स्टेट इंसान की जो अहम की भावनाएं हैं। स्टेट मतलब अवस्था, ये राज्य वाला स्टेट नहीं है। ये ईगो मतलब अहम। अहम का मतलब सिर्फ अहंकार नहीं होता है, ईगो पॉजिटिव भी होता है। ईगो स्टेट अवस्था, अहम की अवस्थाएं जो होती हैं इंसान की, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये किसने दिया था? इट इज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। बहुत बड़े फिलोसफर थे, आप सबने पक्का सुना भी होगा इनको। उनकी साइकोलॉजी की बहुत सारी बुक्स हैं, और जो भी लोग बीएड वगैरह करते हैं ना, वो इनके बारे में जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि बीएड में आपको पता है फिलोसफीज पढ़नी होती है हमें। सिगमंड फ्रॉइड, इट इज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, अहम अवस्थाएं, ईगो स्टेट्स। ठीक है, सो ये किसने दिया था? ये तो मैंने बता दिया। अब इसमें होता क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने थोड़ा बहुत इसका हिंट दिया भी था। देयर आर 3 ईगो इन एवरी इंडिविजुअल। हम सब के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा, ये सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था, और काफी हद तक आपको इस ये भी जो कॉन्सेप्ट बताया था ना इन विद्वानों ने, ये 3-4 जो कॉन्सेप्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा, ये आप पर्सनली भी अगर रिलेट करोगे ना, तो आप देखोगे कि हम भी तो ऐसे ही है ना। तो कितनी अच्छी तरीके से आज से इन्होंने 100 साल पहले, 150 साल पहले जो कॉन्सेप्ट ढूंढा था, जो लोगों के बारे में ऑब्जर्व किया था, वो कितना सटीक ऑब्जर्वेशन था इन लोगों का। तो ये बड़ी खास बात है। सो एवरी इंडिविजुअल हैज 3 ईगोज। एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंसान के अंदर 3 तरह की ईगो स्टेट पाए जाते हैं, 3 तरह की ईगो की अवस्थाएं होती हैं। इंडिविजुअल हैज 3 ईगोज या 3 ईगो स्टेट्स। 3 ईगो स्टेट्स होती हैं, ईगो स्टेट्स लिख सकते हो, और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पैक। पैक, पी ए सी। पी फॉर पेरेंट, यानी हम सब के अंदर एक पेरेंटिंग ईगो स्टेट होता है, पेरेंट ईगो स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, आप भी कितनी बार पेरेंट का रोल, आप सबकी मैं बात कर रहा हूँ जो मेरे क्लास में जुड़े हुए हैं, आप भी कितनी बार पेरेंटिंग का रोल निभाते हो? कब निभाते हो? जब आप अपने छोटे भाई बहनों को, जो आपसे मान लो 5 साल 7 साल छोटा है, कोई 10-12 साल या 14 साल या 15 साल का आपका भाई या बहन है, तो उनको आप एक पेरेंट की तरह कितनी बार डील करते हो? कितनी बार उनको डांटते हो कि भाई ऐसा मत कर, या फिर ऐसे क्यों कर रही है तू? राइट? तो यू आर डीलिंग एज अ पेरेंट ईगो स्टेट समटाइम्स इन योर लाइफ। खासकर जब हम अपने छोटे बच्चों से, या मान लो अगर आप ट्यूशन वगैरह बच्चों को देते हो, तो जो भी बच्चे आपके पास आते होंगे 9th 10th 11th 12th के बच्चे, उनको आप एक तरीके से पेरेंट ईगो स्टेट में आप डील करते हो। दूसरा होता है एडल्ट ईगो स्टेट। एडल्ट ईगो स्टेट जो होता है वो एक रैशनल ईगो स्टेट होता है। एक रैशनल ईगो स्टेट होता है जहां पे हम रैशनैलिटी एंड लॉजिक्स में बातें करते हैं, जहां पे हम अपना लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं। यानी जो भी एडल्ट पर्सन है, ये खासकर आपस में फ्रेंड सर्कल में ऐसी बातें ज्यादा होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रेंड्स के बीच में होता है, एक फादर और एक सन के बीच में भी एडल्ट ईगो स्टेट में बात हो सकता है। ठीक है, या एक छोटे भाई और एक बड़े भाई में भी एडल्ट ईगो स्टेट में बात हो सकता है। तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आप इसको पूरा समझोगे। थर्ड, सी फॉर चाइल्ड। सी फॉर चाइल्ड, चाइल्ड ईगो स्टेट। हम सब कितनी बार बच्चे बन जाते हैं ना? कब बच्चे बन जाते हैं? जब हम दोस्तों के साथ होते हैं। कोई दोस्तों के साथ नहीं, खास दोस्त के साथ, 1 या 2 या 3 हम सबके जीवन में ऐसे दोस्त होते हैं जिनके साथ हम कुछ भी दिल खोलकर बातें करते हैं, उनसे बिल्कुल कोई पर्दा नहीं होता है। और आफ्टर गेटिंग मैरिड, आपका जो पार्टनर होता है, उनसे भी हम बहुत
कुछ भी ओपनली बातें करते हैं, राइट। सो इस तरह के जो पर्सन है इनके साथ हम बच्चे बन जाते हैं। कभी कपिल शर्मा शो में देखना, आप कभी ऑब्जर्व करना, उसमें कितनी बार हम कितनी चाइल्डिश चीजें जब वो पूछते हैं, जो बड़े बड़े मेहमान आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, उनसे वो छोटी छोटी बातें पूछते हैं। जैसे एक बार मुझे याद है, वो किसी से उन्होंने पूछा कि बहुत सारी बातें, वो अजीब अजीब बातें भी होती है, कितनी बार वो हम बात कर भी नहीं सकते, लेकिन वो बचपन की बातें कि आप ऐसा करते थे या नहीं, बचपन में आप आइसक्रीम चुरा के खाया है कि नहीं कभी आपने, या कभी आपने बचपन में अपने पापा के जेब से पैसे चुराए हैं नहीं चुराए हैं। तो उस समय, अभी देखो वो इतने मैच्योर, इतने बड़े स्टार, वो भी कितनी बार हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया है। तो हम सबके अंदर एक चाइल्ड ईगो भी है, हम कितनी बार बच्चे भी बन जाते हैं, या फिर बच्चा हमारे अंदर, हम सबके अंदर एक बच्चा होता है। कितनी बार हम पेरेंटिंग का रोल निभाते हैं, खासकर अपने बड़े भाई बहनों के साथ। और खासकर जैसे आई एम अ फादर, मेरी एक छोटी सी बच्ची है, 1 साल 1.25 साल की। तो अब उसके साथ जब मैं खेलता हूँ तो कितनी बार मैं बच्चा भी बन जाता हूँ। कितनी बार जब वो चीजों को, जैसे मान लो कभी उसने चाकू पकड़ लिया तो उसको मैं डांटता भी हूँ कि चाकू मत पकड़ो बेटा। तो उसका मैं पेरेंटिंग, एक तरीके से पेरेंट रोल में आ जाता हूँ उस समय। और पेरेंट रोल में सिर्फ माता पिता ही नहीं आ सकते, भाई बहन भी आ सकते हैं, एक दोस्त भी आ सकता है पेरेंट में। मैं बार बार कह रहा हूँ, या पेरेंट्स का मतलब माता पिता नहीं है, ये बेसिकली हम सबका एक ईगो स्टेट है। 3 ईगो स्टेट में से ये एक ये भी ईगो स्टेट होता है। और एडल्ट ईगो स्टेट में क्या होता है, जब हम लोग रैशनैलिटी या लॉजिक्स पे बातें करते हैं। जैसे कि अब मान लो मैंने शादी वाला एग्जांपल दिया था, अब ये शादी वाला एग्जांपल तुम लोग जो है ना, मेरे को डांट मत लगवा देना अपने पापा से, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना कि हाँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल दोबारा इसी को रिपीट कर रहा हूँ, इधर आपके पापा हैं, मान लीजिए उनका नाम मैं मिस्टर एक्स रख रहा हूँ, और इधर आप में से कोई एक है मिस एक्स, सॉरी मिस वाई सपोज, ठीक है। अब आप हम सबके अंदर ये 3 स्टेट होता है, चाहे पापा हो चाहे हम हो, है ना। ई, ए और सी। शादी की बात हुई, आपके फादर ने बोला, आपके फादर ने सपोज कोई शादी का प्रपोजल आपके लिए देखा है, और उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूं, और वो लड़का आईएएस ऑफिसर है, या फिर सपोज मैं मान लेता हूँ आईएएस ऑफिसर है। आपने बोला नहीं पापा, पहले तो आप डरे, फिर उनको आपने समझाया कि नहीं फादर, कि या फिर आपने फादर से डायरेक्ट बात, चलो फिलहाल फादर से बात कर रहे हैं। फादर से आपने बोला कि पापा, इफ यू डोंट माइंड, आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, कि मुझे एक कोई पर्सन पसंद है, मैं उनसे शादी की बात करना चाहती हूँ आपसे, अगर आप एक बार उनसे मिलना चाहो। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली आप उनसे एडल्ट टू एडल्ट बातें कर रहे हो, जबकि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपसे कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन चाह रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन क्या, कि जिस वे में वो आपसे बात कर रहे हैं, और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उसी वे में बात करो, ठीक है। 1 सेकेंड रुकना, अभी जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी। सो ये आपसे क्या, आपके फादर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपका प्रपोजल स्वीकार करें, और आपने उनसे किस तरह से बात की, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप भी उनसे उसी वे में, भाई अगर वो आपसे P2C बात करना चाह रहे हैं, कि पेरेंट टू चाइल्ड, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी उनसे C2P बात करो, या फिर P2C बात करो, सेम वे में वो भी आपसे बात, आपसे रेस्पॉन्स। एक होता है रेस्पॉन्स और एक होता है स्टिमुलस, रेस्पॉन्स और स्टिमुलस, ठीक है। तो जिस वे में वो आपको स्टिमुली दे रहे हैं, उसी वे में वो आपसे रेस्पॉन्स चाह रहे हैं। लेकिन आपने, तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन, कि हमने P2C में बात किया अपने बच्चे से, और हमारे बच्चे से भी हम चाह रहे हैं कि वो भी हमसे P2C में ही बात, C2P में बात करे, सॉरी C2P में बात करे, एक बच्चा बन के ही एक पेरेंट से बात करे, एक उस स्टेट में जाकर बात करे। लेकिन आप उनसे लॉजिक्स की बात करने लगे। आपने आपके पापा ने बोला बेटा आपके लिए आईएएस ऑफिसर है, और हमारे ही गोत्र का है, और हमारे ही जैसे सपोज कोई पर्सन यहाँ पे पांडे है, तो वो इंसान भी पांडे है जो आईएएस ऑफिसर है, और आप भी पांडे हो। आपने बोला नहीं नहीं फादर, मैंने जिसको पसंद किया है ना, वो एक कॉलेज में सपोज प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है, और उनकी कास्ट भी आपने बताई कि वो पांडे नहीं है, वो तो एक बनिया कैटेगरी में आते हैं, सपोज वो बंसल हैं या गुप्ता हैं, ठीक है।
अब आपके पापा और आपसे नाराज हो गए कि भाई ये तो इंटरकास्ट मैरिज की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे लॉजिक से स्टार्ट होगा। आप बताओगे पापा इंटरकास्ट मैरिज क्यों नहीं करनी चाहिए, हमारे अंदर हम सब तो सेम इंसान है, ऐसे वैसे जो भी हमारे लॉजिक्स हैं वो लॉजिक्स हम बताएंगे। तो यहाँ पे वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनसे कैसे बात करो, ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप उनसे, वो आपसे P2C में बात कर रहे हैं, पेरेंट टू चाइल्ड, एंड ही इज एक्सपेक्टिंग कि आप उनसे PAC PAC ही इज एक्सपेक्टिंग कि आप उनसे C to T में बात करो। लेकिन आप कैसे बात कर रहे हो, आप A to A में या फिर A to P में बात कर रहे हो, यानी कहीं ना कहीं आपने जो ट्रांजेक्शन है उसको नॉन कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया है। तो वो अभी ट्रांजेक्शन की बात बाद में करूंगा, फिलहाल ये तीनों स्टेट समझते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेट होते हैं। एक बार मैं इनको और डिटेल में लेकर चलना चाहूंगा। सबसे पहले P फॉर पेरेंट ईगो स्टेट, इसकी कुछ खासियतें बताता हूँ। पेरेंट ईगो स्टेट, ताकि आपको बाद में याद रहे। अभी तो आपको मैंने एग्जांपल बताया है तो आपको ध्यान रहेगा। खैर अब तो वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको यूट्यूब पे डाल ही दे रहा हूँ, तो आप लोग एक बार रिवीजन भी कर सकते हो, उसके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो जो पेरेंट ईगो स्टेट है वो बेसिकली क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ नर्चरिंग। हम नर्चर करते हैं ना अपने छोटे बच्चों को, जिस तरीके से छोटे बचपन से आपको उन्होंने पाला है, तो एक नर्चरिंग, एक केयरिंग केयरिंग बिहेवियर होता है और एक प्रोटेक्टिव बिहेवियर होता है। ये कुछ इसका एग्जांपल है, ठीक है। आप काफी हद तक इसको प्रैक्टिकली समझ पा रहे होंगे जो मैं लिख रहा हूँ। सेकंड पे आ जाइए। सेकंड है आपका एडल्ट ईगो स्टेट। एडल्ट ईगो स्टेट, जो एडल्ट ईगो स्टेट है ये क्या है, इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक्स एंड रीजनिंग। आप लॉजिक्स की बात करते हो कि पापा हम इंटरकास्ट मैरिज क्यों नहीं कर सकते। आप डाउरी पे बातें करते हो कि पापा ये डाउरी हम बिल्कुल नहीं देंगे, अगर किसी पर्सन ने हमसे डाउरी लिया, सो आई एम नॉट गोइंग टू मैरी विद दैट पर्सन, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, चाहे मैं किसी सिंपल इंसान से शादी कर लूं, मुझे IAS ऑफिसर से शादी नहीं करना अगर वो डाउरी मांग रहा है। उसके अंदर इतनी भी पर्सनैलिटी नाम की चीज नहीं। तो आप लॉजिक्स पे बात करते हो, आप रैशनल होके रैशनैलिटी की बातें करते हो, राइट। आप इक्वालिटी की बातें करते हो, एक इक्वल लेवल पे बातें करते हो, ठीक है। थर्ड इज गोइंग टू बी योर चाइल्ड ईगो स्टेट। चाइल्ड ईगो स्टेट की क्या क्या खासियत है, यहाँ पे एंजाइटी होती है। बच्चे हैं ना कितनी बार घबरा जाते हैं, डांट से ही घबरा जाते हैं, उनको एंजाइटी हो सकती है। दे आर डिपेंडेंट, तो यहाँ पे डिपेंडेंस होता है। दे आर डिपेंडेंट ऑन, एक आइसक्रीम भी खानी है तो वो क्या बोलते हैं, पापा मुझे आइसक्रीम खानी है, राइट। उनके अंदर फियर होता है, उनके अंदर समटाइम्स वो डिप्रेस हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें, मार्क्स कम आ गए तो भी वो मतलब डिप्रेस हो जाते हैं सोसाइटी प्रेशर की वजह से। कितनी बार उनके अंदर हेट की भावना भी हो सकती है। तो ये सब भावनाएं जब हम चाइल्ड ईगो स्टेट में होते हैं, और ये तीनों ही स्टेट, ऐसा नहीं कि चाइल्ड ईगो स्टेट एक बच्चे के अंदर है, नहीं, फिर आप गलत समझ रहे हो, फिर आप ये टॉपिक समझ ही नहीं पा रहे। ये तीनों ही स्टेट हम सब के अंदर होता है। कितनी बार आपको होता है ना, कितनी बार हम डर जाते हैं कि नहीं डर जाते हैं लाइफ में, कितनी बार हमें भी डिप्रेशन होता है, कितनी बार हम भी डिपेंड होते हैं। इवन हम कितने भी, एक हमारे इवन मेरे फादर या आपके फादर, वो भी कितनी बार आप पे डिपेंडेंट हो जाते हैं या फिर अपने पेरेंट्स के ऊपर। चलिए, वो अंधेरे में बैठा था ना इसलिए। सो ये तीन तीन इको स्टेट होते हैं, राइट। चलो जी, अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में थोड़ा सा और
अब मैं तीसरे टॉपिक पे आ रहा हूँ आज के, ट्रांजैक्शन एनालिसिस, एरिक बर्ने। वैसे ये सभी जो हमने पढ़ा ना, ये भी एक ट्रांजैक्शन एनालिसिस का पार्ट ही है, गिवन बाय एरिक बर्ने। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम डेली लाइफ में ट्रांजेक्शन्स करते हैं। कैसे ट्रांजेक्शन्स? फिलहाल मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा, फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ जो ट्रांजेक्शन है वो आपके इंटरपर्सनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, राइट, जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो वो ट्रांजेक्शन्स कितनी बार क्या हो सकते हैं? पहला, इसके दो टाइप होते हैं ट्रांजेक्शन के। एक हो सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन, मैंने अभी आपको बताया, अभी फिर से बता दूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शंस। और जो दूसरा टाइप है वो होता है आपका नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शंस। नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शंस। अब हमने जो अभी बात किया ईगो स्टेट, अब ईगो स्टेट से इसको क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। एक तरफ दो लोगों की बात हो रही है, पी ए सी, यहाँ भी पी ए सी, पी ए और सी। इधर कौन है? इधर मान लो कोई बॉस है कंपनी का, और इधर कोई वाई एम्प्लॉय है। इनके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो इसने, जो इसका बॉस था, इसने कुछ ऑर्डर दिया अपने एम्प्लॉय को, पेरेंट टू एडल्ट स्टेट में मान लो कि भाई आपको ये काम खत्म करना है, और इसने फिर एडल्ट टू पेरेंट स्टेट में ही इसको रिप्लाई कर दिया। मींस जिस स्टेट में ये था, ये है एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, यानी कि जिस वे में आप बात कर रहे हो, आप उसी वे में उनसे रिप्लाई की भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। मींस इफ समवन इज टॉकिंग इन पेरेंट टू एडल्ट स्टेट, हिज, ये तो स्टिमुलस था, अब वो रेस्पॉन्स भी क्या चाह रहा है? रेस्पॉन्स भी चाह रहा है कि मुझे ए टू पी में ही मिले। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन्स, जो आपस में, एक मिनट, ये तो मैच हो गई, जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 भी दे देता हूँ। एक एग्जाम्पल, जैसे अब एक फादर और सन में बात हो रहा है किसी क्रिटिकल इशू पे, जैसे शादी वाला जो मैंने एग्जांपल लिया, एक हमारे जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन है और हमारे पेरेंट्स के लिए भी। सपोज इस पे बात करें, इसमें क्या होता है, अब इसमें ध्यान से देखना, अगर आपके पेरेंट्स आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पी टू सी में बात करें, और आपने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाया और उनकी बातों से आप सहमत हो, तो ये हो गया क्या? ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन है कि वो आपसे पी टू सी में बात कर रहे हैं, और आपका जो रेस्पॉन्स है, यानी जो उनका स्टिमुलस है, वो पी टू सी में है, पेरेंट टू चाइल्ड, एंड आपका जो रेस्पॉन्स है वो भी आपका क्या है, सी टू पी में है, चाइल्ड टू पेरेंट्स में। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन। अब कितनी बार नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन को हम क्रॉस ट्रांजेक्शन में बोलते हैं, जो आपस में क्रॉस हो जाते हैं, क्रॉस ट्रांजेक्शन। जब रेस्पॉन्स थोड़ा अलग मिले, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे अगर हमें अलग रेस्पॉन्स मिलता है, जैसे एक बॉस और एम्प्लॉय का एग्जांपल लेते हैं फिर से, एग्जांपल नंबर 1, एक तरफ बॉस है, दूसरी तरफ उसका एम्प्लॉय है। बॉस ने कहा भाई तुम्हें एक टारगेट पूरा करना है आज फटाफट, तुम्हें आज ये जो मैं टारगेट दे रहा हूं उसको पूरा करके रखना। P2C में कोई टारगेट दिया, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने जो है चाइल्ड टू पेरेंट में देने के लिए, चाइल्ड टू एडल्ट में, इसने बता दिया, लॉजिक्स बता दिया कि सर मैं इसलिए नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। मीन्स इन्होंने जो रेस्पॉन्स दिया वो एक स्टिमुलस है और एक रेस्पॉन्स है। स्टिमुलस है P2C में, और जो रेस्पॉन्स है वो किसमें है, वो C2A में हो गया। इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को जो आपस में क्रॉस करते हैं, जो आपस में नॉन कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इनको हम नॉन कॉम्प्लीमेंट्री या फिर क्रॉस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो मैं डाउट्स तो एंड में लेने ही वाला हूँ। तो ये थर्ड टॉपिक भी आज खत्म होता है, और शायद एक टॉपिक और होगा, मुझे देखना होगा।
सो एक टॉपिक और है, दैट इज लाइफ पोजीशंस। लाइफ पोजीशन के ऊपर ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक मैं आप लोगों को अभी नहीं कराऊंगा। चलो मैं करा देता हूँ, चलो ठीक है, अभी कराएगा, क्योंकि फिर ये 3 क्लास में ना फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा, जब फिर 5 मिनट का टॉपिक है बस, उसको 3rd क्लास तक लेके जाने का कुछ फर्क फायदा नहीं है अभी हमारे पास। फोर्थ टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज लाइफ पोजीशंस। लाइफ पोजीशंस, इंसान की लाइफ की कुछ कुछ पोजीशंस हैं। इसके लिए बिल्कुल जैसे मैंने जोहरी विंडो बनाया था ना, वैसे मैं लाइफ की कुछ पोजीशंस के लिए मैं सेम 4 क्वाड्रेंट बनाने जा रहा हूँ। ये 4 क्वाड्रेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। आप बस थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं पहले एक बार क्वाड्रेंट बना लूं फिर समझाता हूँ। क्वाड्रेंट फर्स्ट, इसको आप चाहो याद करने के लिए ABCD में भी मैं आपको कन्वर्ट कर दूंगा। इस क्वाड्रेंट को आप A बोल सकते हो, इसको B, इसको C नहीं बोलना है, इसको D बोलना है, अगर आपको याद करना है तो लॉजिक के ऊपर। अभी A का मतलब क्या है, पहले एक बार रुक जाओ, पहले ऊपर लिखते हैं इसके, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक सेकेंड, अवॉइडेंस, यहाँ पे अवॉइडेंट है ना, अवॉइडेंट, अवॉइडेंट या फिर एवर्स, अवॉइडेंट या एवर्स। B फॉर बॉसिंग, D for difficult, D for difficult, and C for competent या confident या creative, creative या competent या confident, confident, right? चलो अब इसके ऊपर आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली देख के इसको बिल्कुल जोहरी विंडो की तरह ही थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन करके आपको कुछ चीजें और ऐड करूंगा। सबसे पहले, सबसे ऊपर जो पहला पोजीशन है क्वाड्रेंट 1, इसको बोलते हैं आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट ओके। दूसरा जो क्वाड्रेंट है उसमें बोलते हैं आई एम ओके। तीसरा जो क्वाड्रेंट है, ठीक है, अब इसको, ये तो था आपको, इसको कैसे देखना है, इसको देखना है वर्टिकली। अब इसको देखो हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली के लिए मैं इस साइड लिख रहा हूं, यू आर नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, एंड चौथा है यू आर ओके, यू आर ओके। अब इसको ध्यान से आपको एक साथ हॉरिजॉन्टली भी देखना है और वर्टिकली भी। तो जब आप पहला क्वाड्रेंट देखते हो, अगर इसको देखो ध्यान से, ये वाला क्वाड्रेंट, तो इसमें इसको आप ऐसे भी देखो और इसको आप ऐसे भी देखो, तो क्या हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, आप भी अच्छे नहीं हो, मैं भी अच्छा नहीं हूं। तो ये कैसा पोजीशन है, ये लाइफ का नेगेटिव स्टेट है, ये लाइफ का सबसे नेगेटिव, जहां आप अवॉइडेंट होते हो, आप एवर्स होते हो, आप नेगेटिव हो जाते हो, आप किसी की बात नहीं सुनते, आपको ये जो दुनिया है ये बेकार लग रही होती है, आप अपनी लाइफ से बिल्कुल डिससेटिस्फाई होते हो। ठीक है, सेकंड पे आ जाइए। सेकंड को भी ऐसे देखिए, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ऐसे भी देखिए और ऐसे भी देखिए, इस तरफ से आते हुए ऐसे ऐसे करके देखिए। जब आप ऐसे देखोगे तो क्या है, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। ठीक है, ये बॉसिंग, कितनी बार जो हमारे बॉसिंग क्यों कहा गया है, बॉस क्या बोलते हैं, अरे तुमने तो ये काम बहुत गलत कर दिया, तुमने ये काम बहुत गलत किया, तुमसे ये बार बार गलती क्यों होती है, जबकि उसको पता है उससे भी गलती होती है, लेकिन वो फिर भी आपको डांट रहा है। ये घर में सास बहू का एग्जांपल ले लो, सास को पता है कि उन्होंने भी वही सब गलतियां की हुई हैं जो मेरी बहू, आज कभी मान लो दूध खोल के थोड़ा बाहर निकल गया, उनको पता है इस तरह की गलतियां उनसे सैकड़ों बार हुई हैं लाइफ में, बट फिर भी उनको डांट देती हैं कितनी बार कि भाई कैसे काम करती हो आप, राइट। सो आई एम ओके एंड यू आर नॉट ओके। अगर मैं आपसे बोलूं
एरोगेंट वे में, आई एम अ टीचर एंड यू पीपल आर माय स्टूडेंट्स, मैं बोलूं अरे तुम लोग हमेशा गलतियां करते हो, आई एम ओके यू आर रॉन्ग, यू आर नॉट ओके, तो इसको बोलते हैं बॉसिंग या एरोगेंट, ईगोइस्टिक, राइट। थर्ड पे आ जाइए, थर्ड क्वाड्रेंट पे, ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट, इसको मैंने डी नाम दिया, डी फॉर डिफिकल्ट। कैसे? आई एम नॉट ओके यू आर ओके, मैं गलत हूं तुम सही हो, मतलब इस तरह के जो बंदे होते हैं वो लेस कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि वो कुछ काम मेहनत से करते नहीं है, या मेहनत से भी करते हैं तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की हमेशा ही कमी रहती है, इसीलिए उनको सारा काम डिफिकल्ट लग रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो हम सारे काम में क्या है 100% नहीं देते हैं, दे डोंट पुट 100% इन देयर वर्क, और इसीलिए उनको लग रहा होता है यार ये काम, अगर मान लो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तैयारी कर रहा है तो जो बार बार फेल हो जा रहा है क्योंकि उसने मेहनत नहीं की, तो बोलेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत टफ कोर्स है, बहुत बेकार कोर्स है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सीए बनते हैं देश में, वो बोलते हैं बहुत आसान है, आपके बीच में ही हो, मतलब वो लोग होंगे। अभी मेरे से कुछ बातें पूछोगे, अगर उस फील्ड में मैंने कामयाबी हासिल की है तो मैं बोलूंगा आसान है, मेहनत करो हो जाएगा, राइट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट देखिएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो क्रिएटिव है। क्यों? आई एम ओके एंड यू आर ओके, दैट इज द बेस्ट थिंग, है ना। हम लाइफ में क्या चाहते हैं? आई एम ओके एंड यू आर ओके। ये कब होता है? ये होते हैं ये निशानी होती है कॉन्फिडेंट पीपल की, ये निशानी होती है पॉजिटिव पीपल की, ये निशानी होती है सक्सेसफुल लोगों की। सक्सेसफुल लोगों के लिए दुनिया भी बहुत अच्छी दिख रही होती है क्योंकि वो खुद में अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, वो अपने जीवन में 100% देते हैं। और जब एक इंसान 100% देगा तो आप हो चाहे मैं चाहे XYZ, वो सक्सेसफुल होगा ही। और जब वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट ढूंढता है, एक अच्छी चीजें ढूंढता है, तो उसको दूसरे लोग भी अच्छे दिखते हैं, दूसरे लोगों से भी वो मोटिवेशन लेता है। Am I right? तो ये 4 लाइफ पोजीशंस हैं, इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ नीचे, एक एक लाइन में आपको बता देता हूँ, समराइज कर देता हूँ, ताकि आप जब तक रिवीजन करो तो आपके लिए एक लाइन का आपके पास पॉइंट बन जाए। सबसे पहला क्वाड्रेंट क्या है, मैं क्वाड्रेंट में बना रहा हूँ उसको। फर्स्ट क्वाड्रेंट, आई एम ओके यू आर ओके। एक मिनट, आई एम ओके यू आर ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये पहला, आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके, आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके। ये कौन सी पोजीशन है? आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके, ये कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होना, लेस कॉन्फिडेंट, लेस कॉन्फिडेंट, या फिर ये इसको लेस कॉन्फिडेंट नहीं, इसको बोलो नेगेटिव, नेगेटिव स्टेट। ये लोग हमेशा ही दुनिया को भी, खुद भी नकारात्मक होते हैं और लाइफ को भी, उन लोगों की लाइफ भी बोरिंग लग रही होती है और वो दुनिया को भी इसी नजर से देखते हैं। तो हमने दूसरा क्वाड्रेंट बनाया, वो कौन सा बनाया था एक बार देखना, वो बनाया था आई एम ओके यू आर नॉट ओके, आई एम ओके यू आर नॉट ओके। आई एम ओके यू आर नॉट ओके। आप समझ गए? यानी इस तरह के जो लोग होते हैं वो एरोगेंट होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं ना वो हमेशा ही लोगों को गलत ठहराते हैं, ये एक बॉसिंग बिहेवियर है। जैसे एक बॉस बोलता है ना कि तुमसे गलती क्यों है, जबकि उससे वो जब वो खुद वो कभी एम्प्लॉय रहा होगा उससे यही गलती 1000 बार हुई होगी, सैकड़ों बार हुई होगी। या सास और बहू वाला भी मतलब एग्जांपल कि भाई दूध उबल के गिर गया तो गिर गया, लेकिन सास डांटेगी जरूर। थर्ड क्या है? आई एम नॉट ओके यू आर ओके, आई एम नॉट ओके यू आर ओके, आई एम नॉट ओके यू आर ओके। इस तरह के लोग अपनी लाइफ में 100% नहीं देते, कभी 100% नहीं देते तो फिर क्या है, अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। और जब अनसक्सेसफुल रह जाते हैं तो वो लेस कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, यानी उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अरे सीए तो बहुत टफ है, अरे बैंक में जॉब लेना तो बहुत टफ है, अरे एसएससी निकालना बहुत टफ है, आईएएस ऑफिसर बनना बहुत टफ, उनके लिए पूरी दुनिया ही टफ लग रही होती है। और हाँ, दूसरों को ऐसा नहीं कहते, दूसरों के प्रति वो मतलब नेगेटिव नहीं होते हैं, दूसरों को बोलते हैं यस यू आर डूइंग गुड, आप अच्छे हो बट मैं अच्छा नहीं हूँ। तो भाई आप अच्छे क्यों नहीं हो? क्योंकि आप अपना 100% नहीं दे रहे, आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप सेक्रीफाइसेस नहीं करना चाहते, आप सिर्फ
दुनिया की जो लेविशनेस है, जो अच्छी जो लाइफ की चकाचौंध है, सिर्फ उसमें आप डूबे रहना चाहते हो। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो बेस्ट क्वाड्रेंट है, दैट इज गोइंग टू बी आइडियल पोजीशन। आई एम ओके, यू आर ओके, आई एम ओके, यू आर ओके, ये आइडियल लाइफ पोजीशन है। आइडियल लाइफ पोजीशन, ये जो हमने लाइफ पोजीशन पढ़ा है सबसे जो अच्छी लाइफ पोजीशन है। इस तरह के लोग क्यों इतने ये आइडियल क्यों है? बिकॉज दे आर पुटिंग 100%, दे आर मोटिवेटेड पीपल, दे आर पॉजिटिव पीपल्स, दे आर सक्सेसफुल पीपल। इसलिए ये अपनी लाइफ को भी अच्छा देखते हैं, खुद को भी अच्छा देखते हैं, दूसरों को भी अच्छा देखते हैं, खुद की भी तारीफ करते हैं, खुद को भी प्रेज करते हैं, खुद का भी सम्मान करते हैं, खुद का भी सेल्फ रेस्पेक्ट रखते हैं, दूसरों का भी सम्मान करते हैं, दूसरों को भी इज्जत देते हैं, राइट। तो ये आपका फोर्थ टॉपिक है। अब आज क्वेश्चन आंसर तो सेगमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम अप हो रहा है। क्वेश्चन आंसर मैं कल करा दूंगा 10-15 मिनट लेके, फिर मैं नया टॉपिक भी कल ही स्टार्ट करा दूंगा, या तो देखेंगे कल का क्या सिचुएशन होगा।